कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सख्त चेतावनी। आईएमए की चेतावनी, तीसरी लहर निश्चित, इसे रोकना संभव नहीं। धार्मिक यात्राओं और पर्यटन स्थलों में भीड़ के जुटने पर आईएमए का सवाल। आईएमए ने कहा, राज्य सरकारें कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील दे रही हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के बिना हो रहे कार्यक्रमों से संक्रमण का खतरा। लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। आईएमए की सभी राज्यों से लोगों की भीड़भाड़ को रोकने की अपील। तीसरी लहर में कहर बरपा सकते हैं डेल्टा प्लस, लैम्ब्डा और कप्पा वेरिएंट। आईएमए की चेतावनी, ना करें मनमानी। जी हां, आईएमए ने चेतावनी जारी कर दी है कि मनमानी इस बार पड़ेगी भारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना की विनाशकारी दूसरी लहर के बाद मामले कम होते ही लोगों की बेफिक्री भयानक तीसरी लहर के लिए न्योता साबित हो सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने चिंता जाहिर की है। आईएमए ने चेताया है कि अगर लोगों ने घुमक्कड़ी, तीर्थ और यात्राओं पर लगाम नहीं कसी तो कोरोना की तीसरी लहर बेहद भयावह होगी। आईएमए ने कहा कि कम होते केसेस के कारण छूट दी गई है। छूट का लोग फायदा उठाकर भीड़ भाड़ कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर जुटी लोगों की भीड़ में कोरोना नियमों का पालन असंभव होता दिख रहा है। यही लोग संक्रमण को पैर पसारने में मदद करेंगे और तीसरी लहर को रफ्तार देंगे। आईएमए ने राज्यों से स्थिति की गंभीरता को समझते हुए भीड़ जुटने से रोकने की अपील की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टूरिस्ट प्लेस पर भीड़भाड़ को लेकर नाराजगी जताई है। मोदी ने कहा कि कुछ लोग तीसरी लहर आने से पहले एंजॉय करना चाहते हैं, ये गलत है। सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ा है, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर समीर, स्वागत है। कुछ ही देर में हमारे साथ डॉक्टर नरोत्तम शर्मा भी जुड़ेंगे, सीएमएचओ जयपुर, उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर समीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो अभी आपने सुना। उन्होंने कहा माइक्रो लेवल पर भी सख्त कदम उठाने होंगे। ये कहने की जरूरत अब क्यों पड़ी? सवाल आपसे मेरा पहला ये कि आखिर अब ये जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा ये कि क्या अब तक माइक्रो लेवल पर सख्त कदम नहीं उठाए गए थे, और अगर अब ये सख्त कदम उठाने हैं तो किस तरह के कदम होने चाहिए? देखिए, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पहले भी बहुत सारे हमारे लॉ बने हुए हैं, एसओपीज बनी हुई है, बट इंपॉर्टेंट ये आ जाता है यहाँ पर कि उसको इन्फोर्स करना, ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना, जिसमें सभी की जिम्मेवारी हो जाती है। अब यहाँ पर बात ये बार बार इसलिए ज्यादा उठ रही है कि जिस तरह से हम डबल म्यूटेंट्स देख रहे हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव तो एक तरफ चल ही रही है, और वैक्सीन की भी देखिए अभी बात करें, ज्यादातर जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है उनके बाद उनके अंदर एक थोड़ा सा लापरवाही आई है कि हम वैक्सीन लगने के बाद सुरक्षित है। और अभी फिलहाल हम बात करें, हमारा दिसंबर तक का जो टारगेट है वैक्सीनेशन का, उसमें करीबन अभी वो बहुत काफी ज्यादा दूर है। हम अगर अभी बात करें तो हमारी 40 करोड़ तक जो है वैक्सीन लग पाएगी जुलाई एंड तक, जबकि हमें 180 करोड़ के करीब वैक्सीन लगानी है डबल डोज की, अगर हम बात करें जिस तरह से हमारी एडल्ट पॉपुलेशन को जो हमें कैटर करना। और फिलहाल अभी हमारे जो नए वेरिएंट है जो काफी ज्यादा चिंता का विषय है, जिसके अंदर डेल्टा प्लस, लैम्ब्डा और अभी कापा वेरिएंट भी। और जो ये हिल स्टेशन की तस्वीरें सामने आ रही है, ये ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि हिल स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर कोई एक जगह के कोई क्षेत्रीय लोग ही नहीं होते, वहां अलग अलग जगह जगह से लोग आते हैं। और जिस तरह से हम वेरिएंट की भी बात कर रहे हैं, अगर कापा वेरिएंट की बात करें तो उसको अभी उत्तर प्रदेश में ही देखा गया है। तो ये जो वेरिएंट नए आते हैं उनको हमें कंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
पर जब हिल स्टेशन पे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है या कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है, तो उसमें क्या होता है कि हर जगह से लोग आ रहे होते हैं, वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और जो तीसरी लहर की आईएमए ने बात की है, इस तीसरी लहर की एम्स भी बात कर चुका है, आईआईटी भी बात कर चुका है, सबने तीसरी लहर के बारे में कहा। बट तीसरी लहर खतरनाक कितनी होगी ये लोगों पर निर्भर करता है। अच्छा, ये बताइए सर, क्या तीसरी लहर आने वाली है? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अब जब वैक्सीनेशन लगभग लोगों को लग रही है, लगातार वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तो तीसरी लहर का इतना असर होगा नहीं। क्या तीसरी लहर आने वाली है? जी बिल्कुल, तीसरी लहर की जिस तरह से हम बात करें, जितनी भी स्टडीज और रिसर्च हुई है, और हम दूसरे देशों की भी, विदेशों की भी बात कर लें, तो यूके, यूएस, तीसरी लहर काफी देशों के अंदर आई है। उस चीज को देखते हुए हम मान रहे हैं कि तीसरी लहर होगी, पर तीसरी लहर की इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड कितना होगा वो अभी देखने वाली बात है। और वैक्सीनेशन अभी नहीं हुई है जिस तरह से वैक्सीनेशन सब लोगों को होनी है अभी, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी वो काफी बड़ी संख्या में। और उसके अलावा हम बात करें तो हमारा जो 18 से नीचे वाला वर्ग है, बच्चे, उनको भी वैक्सीन नहीं लगी है किसी भी तरह से, वो उस ड्राइव में शामिल नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें अंदेशा है तीसरी लहर का। और जैसे वायरस भी अपना स्वरूप बदलता जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे कारण है जिसको हमें सामने रखना पड़ेगा। और इस तरह के जो इवेंट हो रहे हैं, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स, इन पर हमें रोकथाम लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता नहीं कि इस तरह की जो ये गैदरिंग होती है उसमें कौन एक पर्सन है जो सुपर स्प्रेडर का काम कर जाए। तो ये सब चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है डॉक्टर समीर, क्या जिन्हें कोविड हो चुका है, और हम तो ये भी बात कर लेते हैं उससे आगे की, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, तीसरी लहर उन पर कितना असर दिखा सकती है? देखिए, एक बात हमें ये समझ लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि या तो हमें कोविड हुआ है या हम वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं, हम औरों को तो बीमार कर ही सकते हैं, हमें संक्रमण हो ही सकता है। और दूसरा भी हमने देखा भी है कि कई बार कुछ एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो चाहे वैक्सीनेटेड हो गए हो, बट फिर भी उनके अंदर उस तरह की एंटीबॉडीज डेवलप नहीं होती और उन्हें भी जो है कई बार बीमारी जो है खतरनाक रहती है। और इसके अलावा जैसा मैंने अभी पहले भी बताया, देखिए डॉक्टर समीर, मेरा ये सवाल इसलिए था क्योंकि जो लोग कोविड को हराकर वापस लौटे हैं, जो लोग कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव आए हैं, वो लोग ये सोचकर चल रहे हैं कि अब हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, अब हमें कुछ नहीं हो सकता है, कोई तीसरी, चौथी, पांच लहर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और जिन लोगों ने वैक्सीनेटेड करवाया है, जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनके दिमाग में भी यही भ्रम फैला हुआ है। क्या उनका ये भ्रम दूर कीजिए बस। जी, ये भ्रम, बिल्कुल ये भ्रम ही है, ये मिथ ही है। इन्फेक्शन, संक्रमण उनको हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपको दोबारा संक्रमण नहीं होगा। वायरस तो आपके अंदर एंटर कर ही सकता है, वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है, आपको बीमार भी कर सकता है, आप दूसरे को बीमार भी कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आपको आईसीयू तक पहुंचने तक शायद ना जाना पड़े, पर आप बीमार हो सकते हैं और औरों को भी बीमार कर सकते हैं। तो सर, आपको सुझाव क्या होगा? क्योंकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तो हमने देख ली कितनी स्पीडली ये चल रही है। दूसरे देशों से अगर हम मुकाबला भारत का करते हैं तो आप भी जानते हैं कहां पर कितना वैक्सीनेशन हो चुका है और भारत की क्या फैक्ट्स हैं। सरकार को क्या सुझाव दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जिस तरह से हमने अभी बात करी कि अगर वैसे पूरा देखे टोटल 6% वैक्सीनेशन हुआ है, तो 94% लोग तो अभी भी ससेप्टेबल है उस तरह से। और क्योंकि लोगों को, दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं कि नई तरह के वेरिएंट आ रहे हैं, नए वेरिएंट के अंदर जितनी भी स्टडीज आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2 वैक्सीन के बाद ही आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक शॉट लगाया और आप अपने आप को सुरक्षित मान रहे हैं। अभी आपकी सबसे बड़ी वैक्सीनेशन आपकी मास्किंग है, और मास्किंग के लिए भी हम डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं। तो ये सबको समझ लेना बहुत ज्यादा। अमेरिका में जो तस्वीरें आती है, हम ये मानकर चलते हैं, देखिए पिछला अगर हम इतिहास खंगालें अपना 1.5-2 साल का, अमेरिका में जो तस्वीरें आती हैं उसके 2 से 3 महीने में वही तस्वीरें भारत में नजर आने लगती है। अमेरिका में 70% वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन भारत में स्थिति अभी थोड़ी कमजोर है, डावाडोल है स्थिति। तो क्या यहां पर और ज्यादा भयावह तस्वीर हमें दिखाई दे सकती है? जी बिल्कुल, स्थिति काफी भयानक हो सकती है और हमें उसको रोकना पड़ेगा। और जैसा हम बार बार बात करते हैं कि पब्लिक, चाहे यूएस की हो, यूके की हो, इंडिया की हो, ज्यादातर सबका एक ही तरह का, उस तरह का एटीट्यूड रहता है कि अगर उनको छूट मिल जाती है तो उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी आ जाती है कि हमें लॉ इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सिचुएशन में, ताकि हम आने वाली इस तरह की परिस्थिति को अभी से हम टाल सकें।
डॉक्टर समीर, इस सवाल का जवाब सर आप दे दीजिए। डेल्टा प्लस, लैम्डा और कप्पा वेरिएंट, और अब कौन सा वेरिएंट, किसका इंतजार करना है हमें? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वायरस तो म्यूटेट करता ही रहेगा, क्योंकि वायरस भी, हम जिस तरह से वायरस से बच रहे हैं, वायरस भी हमसे बचने की कोशिश कर रहा है और इसलिए अपना स्वरूप बदलता रहता है। तो ये और स्वरूप जैसा क्या हम सर, बात करें कि इसमें हमारे कुछ ये स्वरूप क्या और ज्यादा भयानक रूप लेते जा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, जो फर्स्ट वेव के अंदर हमारा जो था म्यूटेंट, और जो सेकेंड वेव तो हम सब ने देखा कि वो कितना ज्यादा ट्रांसमिएबल था, कितना संक्रामक था। तो उसमें स्वरूप बदला कि वो और खतरनाक था, डेल्टा वेरिएंट जो हम जिसको बोल रहे हैं। और अब उस डेल्टा वेरिएंट के अंदर ही म्यूटेशन हो रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के बारे में तो ऑलरेडी हमने स्टडी की, हमने आंखों देखा, हमारे सामने सब चीजें थी। अब डेल्टा प्लस आ गया है, तो लैम्डा है वो भी उसी का एक वेरिएंट ही है। और अभी हमारा जो कप्पा है उसका भी केसेस, हमें कप्पा के भी केसेस मिले हैं। तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। जिस तरह के हमने ये सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स देखे हमारे जो ट्रैवलिंग प्लेसेस वगैरह पे, हिल स्टेशन पे देखे, इस तरह की जगह पर ये जो है सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स पे ये वायरस जितना मल्टीप्लाई होगा उतना म्यूटेट होता रहेगा, जब तक इम्यूनाइज ना हो जाए लोग, जब तक 70% जनता इम्यूनाइज नहीं हो जाएगी। और वो हम आप अभी देख ही रहे हैं कि हमारी कितनी सारी, और जो थर्ड वेव की आपने बात की, वो डिपेंड करता है कि कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं। हाँ, तो सर लेकिन आपने भी बताया ना डॉक्टर समीर कि री इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लोग अब वैक्सीन ले ली है या कोरोना से जंग जीत गए हैं तो अब उन्हें दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। री इन्फेक्शन रेट बढ़ सकती है, लेकिन सवाल यह अगर वैक्सीनेशन रेट नहीं बढ़ाई गई तो आगे क्या होगा, क्या देखने को मिल सकता है हमें? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर दो चीजें देखने वाली है। एक तो अभी तक हमारा पोस्ट कोविड भी नहीं गया है। लोगों को समझना जरूरी है कि पहले वाले केसेस भी थे जिनके अंदर अभी कोविड के जो सिक्वेली थे, जो इफेक्ट्स थे, वो अभी तक चले आ रहे हैं। हमने ब्लैक फंगस की जो है काफी सारी कॉम्प्लिकेशंस देखी, तो ये सबको समझना बहुत जरूरी है। और री इन्फेक्शन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे जो भी नई तरह के म्यूटेंट आते हैं उसके किस तरह के इफेक्ट होते हैं उसको हम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, बट अभी तक भी आप एक चीज और इसमें समझने वाली जरूरी है कि वो कितना ज्यादा इकोनॉमिकली हम लोगों को डिस्टर्ब करता है। हम 5 साल पहले चले जाते हैं हर एक वेव के बाद। इस चीज को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वैक्सीनेशन तो जिस तरह से हमने बताया वो आप अर्बन एरियाज के अंदर तो चलिए, फिर भी हम शहरों में। डॉक्टर नरोत्तम, ठीक है सर, मैं फिर से डॉक्टर समीर एक आखिरी सवाल, हमें देखिए 8.6 मिलियन वैक्सीनेशन रोज चाहिए, लेकिन अभी औसत 4 मिलियन वैक्सीनेशन हो रहे हैं। क्या ये शॉर्टफॉल ठीक है? जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे जुलाई के लिए, जब हमने वैक्सीनेशन की बात की थी कि अराउंड 40 करोड़ तक हम लोगों का टारगेट था, जो कि हुआ है। बट अभी हमारा मिड अगस्त तक, सितंबर तक ये, और भी जिस तरह से कोवैक्सीन ने प्रोडक्टिविटी अपनी वो बढ़ाई ली है, कैपेसिटी 2 और यूनिट ऐड करी है। और उसके अलावा कोविशील्ड ऑलरेडी बढ़ा ही चुका है, उसके बाद स्पुतनिक आ गई है, और अभी हमारी ज़ाइकोव डी भी आ गई है। तो अब हमें लग रहा है कि अगस्त और सितंबर के अंदर जो हमारी ये प्रोडक्शन है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और स्पीड और ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ठीक है सर, शुक्रिया डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए।